डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एवीएसटी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो एक लेखा अवधि में पूरे नहीं हुए हैं, यानी उस लेखा अवधि के अंत में वह अधूरे हैं, उस स्थिति में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कैसे प्रिपेयर करें, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें, कितना प्रॉफिट पी&एल में ट्रांसफ़र करें, कितना हम रिजर्व में रखें, इसके बारे में आपसे आज चर्चा करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ी अमाउंट के हैं वो सामान्यतः एक लेखा अवधि में पूरे नहीं होते हैं। उनको पूरा करने में 1 से अधिक वर्ष, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी होंगे जिनको 4-5 साल भी लग सकते हैं पूरा होने के अंतर्गत। जैसे रेलवे के ब्रिज का निर्माण करने के कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं हमने, रेलवे लाइन बिछाने के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, बड़ी बिल्डिंग बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सामान्यतः एक लेखा अवधि में पूरे नहीं होते हैं। उस स्थिति के अंतर्गत जब खाता हमको बनाना है वर्ष के अंत में, चूँकि खाते हम तैयार करते हैं अपने, तो जितना काम हमारा हो चुका है, जितना व्यय हो चुका है, जितना हमें प्राप्ति हो चुकी उसके बारे में, ठेकेदार ने कितना काम प्रमाणित कर दिया है, कितना प्रमाणित है हमारा, इसके बारे में जानकारी करते हुए हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। तो सामान्यतः जितना काम प्रमाणित हो जाता है उसका एक सर्टेन परसेंटेज यह ठेकेदाता द्वारा ठेकेदार को भुगतान कर दिया जाता है। जैसे 1 लाख रुपए का काम प्रमाणित किया हमारे इंजीनियर ने, 1 लाख का हमने 70% को भुगतान कर दिया, 30% रोक दिया। जो 30% हमने रोका है इसको बोलते रिटेंशन मनी, यानी भविष्य में कोई भी सुरक्षा के लिए ठेकेदाता अपने पास में रोक लेता है अमाउंट को, जिसका भुगतान काम पूरा होने पर ठेकेदार को ठेकेदाता द्वारा कर दिया जाएगा। यह अमाउंट कितनी रोकी जानी है यह अनुबंध पर निर्भर करता है कि कॉन्ट्रैक्टी और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ है। उस एग्रीमेंट के अनुसार रिटेंशन मनी तय होती है, उतनी राशि रोक ली जाती है। जो सामान्यतः जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो काम पूरा होने पर कितना प्रॉफिट हुआ यही ज्ञात कर सकते हैं। जब तक काम पूरा नहीं हुआ है तो प्रॉफिट ज्ञात करना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जो लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके अंतर्गत जो काम प्रमाणित हो चुका है उनको हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर शो करते हैं, और जो काम पूरा हो चुका है लेकिन अभी तक प्रमाणित नहीं हुआ है, जो वर्क अनसर्टिफाइड है, इसको कॉस्ट प्राइस पर शो करते हैं। यानी जो वर्क सर्टिफाइड हो चुका है उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर, जो सर्टिफाइड नहीं हुआ है उसको कॉस्ट प्राइस पर अपने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में शो करेंगे। और जो हमारे खर्चे हुए हैं उनको डेबिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, जैसा सामान्य कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाते हैं। अब जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि कितना भाग तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएं और कितना भाग हम अपने पास भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, रिजर्व में रखें हमारे पास में। तो सामान्यतः ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि एक अवधारणा है कि लाभ निरंतर अर्जित होता है, एक साथ अर्जित नहीं होता। यदि हम एक साथ लाभ अर्जित करेंगे 5 साल बाद में कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट कितना हुआ, तो उस स्थिति में हमको एक साथ टैक्स चुकाना पड़ेगा
हमारे शेयर्स के वैल्यूएशन में अंतर आ जाएगा। जिन वर्षों में हमने लाभ नहीं दिया है उनमें हमारे शेयर्स के भाव कम होंगे, जिस वर्ष लाभ बढ़ जाएंगे शेयर्स के भाव में परिवर्तन आ जाएगा, शेयर्स के भाव भी बढ़ जाएंगे। तो यह फ्लक्चुएशन रोकने के लिए निरंतर हर वर्ष हमको उस कॉन्ट्रैक्ट पर जिस पर हम काम कर रहे हैं, चाहे पूरा नहीं हुआ हो तो भी हम उस पर नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट जरूर करते हैं कि हमारा लाभ कितना हुआ। तो इसके बारे में सामान्यतः कोई नियम नहीं है लिखित के अंतर्गत, एक सामान्य परंपरा सी बन गई है कितना लाभ निर्धारित किया जाए। यदि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 1/4 पार्ट का सर्टिफिकेशन हो चुका है, यानी जितना, जैसे हमने 1 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लिया उसका 25% है 25,000 रुपये तक का काम प्रमाणित हो चुका है, तब तक हम कोई भी प्रॉफिट P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% सर्टिफाइड काम नहीं है तो कोई भी प्रॉफिट हम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, इसको रिजर्व के रूप में ही रखेंगे। लेकिन यदि 1/4 से 1/4 से ज़्यादा काम हो गया है और उसका प्रमाणितकरण हो भी चुका है, 1/4 से ज़्यादा लेकिन 1/2 से कम, 1/2 से कम यदि काम प्रमाणित हो चुका है तो हमारा जो नॉशनल प्रॉफिट है उसका 1/3 प्रॉफिट P&L में ले जाएंगे और 2/3 रिजर्व में रखेंगे, और इसको भी कैश रिसीव्ड और वैल्यू वर्थ सर्टिफाइड के अनुपात में कम कर देंगे। जितना हमको कैश मिल गया है उसी अनुपात में इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, शेष राशि अपने यहाँ रिजर्व में रख लेंगे। और यदि ठेका मूल्य का आधे से अधिक भाग का सर्टिफिकेशन हो चुका है, 1/4 तक कुछ नहीं, 1/4 से 1/2 तक प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट का 1/3 जो कैश रिसीव्ड और वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और 2/3 रिजर्व में रखेंगे। यदि हमारे काम आधे से अधिक, आधा या आधे से अधिक प्रमाणित हो चुका है तो नॉशनल प्रॉफिट का 2/3 ये P&L में हम ट्रांसफ़र कर देंगे, 1/3 रोक लेंगे, ये भी कैश रिसीव्ड और वैल्यू वर्क सर्टिफाइड के अनुपात में डिसाइड करेंगे। और यदि कोई हानि हुई है तो हानि को, पूरी हानि को हम P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमारी एक लेखांकन अवधारणा है कंजर्वेटिव, उसके अनुसार समस्त हानियों को हम उसी वर्ष में P&L अकाउंट में लिख देते हैं। अब एक क्वेश्चन करूंगा मैं, और क्वेश्चन के अनुसार आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार हम ये प्रॉफिट, नॉशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और उसको P&L में ट्रांसफ़र करेंगे हम। रामू ब्रदर्स ने 1,80,00,000 रुपये मूल्य का एक ठेका लिया जिस पर 1 फरवरी 2012 को कार्य प्रारंभ हुआ। 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 40,000 मूल्य का कार्य प्रमाणित हुआ। आपको निम्नलिखित सूचना उपलब्ध करवाई गई है। मटेरियल 20,000 रुपये, वेजेज पेड 10,000 रुपये, प्लांट 8,000 रुपये, डायरेक्ट एक्सपेंसेज 6,400 रुपये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज 4,000 रुपये, वेजेज एक्रूड 1,600 रुपये, प्लांट एट साइट 7,200 रुपये, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 8,000 रुपये। आपसे कहा गया कि 30 मार्च को 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ठेका खाता बनाइए। अभी ठेका शुरू कब से हुआ? 1 फरवरी से, और 31 मार्च यानी 1 महीने हमने काम किया। 1 महीने में मैंने 40,000 का काम किया, जबकि हमारा ठेका था 1,80,00,000 का, यानी अभी 25% काम भी पूरा नहीं हुआ है। तो हम 25% काम पूरा नहीं होने पर जितना हमारा अब तक का प्रॉफिट हुआ 40,000 रुपये के काम पर, उसको
P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, पूरी राशि हम रिजर्व के अंतर्गत बनाए रखेंगे। तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, इसका कोई नंबर नहीं दिया हुआ है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012, अकाउंटिंग फॉर्म में डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में जो माल हमने लौटाया है, प्लांट लौटाया है या बच गया हमारे पास में, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, ये मदे शो करेंगे हम। तो डेबिट साइड में देखिएगा, टू मटेरियल दिया हुआ हमको 20,000 रुपये, वेजेस दी हुई 10,000 और एक्रूड दी हुई 1,600, 10,000 प्लस 1,600, 11,600 वेजेस दिखाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर दिए हुए 6,400 रुपये, प्लांट हमको दिया हुआ 8,000 रुपये, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको दिए हुए 4,000 रुपये, प्लांट एट साइड, ये क्रेडिट साइड में बताई जाएगी 7,200 रुपये। अब हमको कहा गया उसने 40,000 रुपये का काम हमारे प्रमाणित कर दिया है और 8,000 रुपये का लागत का काम प्रमाणित नहीं है। इन दोनों मदों को वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से शो करेंगे क्रेडिट साइड में। बाई वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 40,000 रुपये प्लस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड 8,000 रुपये, टोटल 48,000 रुपये, ये क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में दो मदें आ गई, एक प्लांट एट साइड की, एक वर्क इन प्रोग्रेस की। इन दोनों का टोटल करेंगे, ये 55,200। डेबिट साइड का टोटल करेंगे और ये टोटल यदि 55,200 से कम आता तो प्रॉफिट होगा, तो ये टोटल कम आता है तो हम डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, तो ये प्रॉफिट आएगा 5,200 रुपये। नॉशनल प्रॉफिट 5,200 रुपये। इस नॉशनल प्रॉफिट को हम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे बल्कि रिजर्व ग्रुप में सुरक्षित रखेंगे। तो वर्क इन प्रोग्रेस, बाई वर्क इन प्रोग्रेस शो कर, डेबिट में नॉशनल प्रॉफिट लिख सकते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस लिख सकते हैं 5,200 रुपये से। और इसमें से कोई भी राशि चूँकि प्रॉफिट अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं की है और न हमको करनी है। हम दूसरे और तरीके से दिखा सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस दिखाने का तरीका है हमारा, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट रिजर्व कैप्ड एज रिजर्व, जो हमें रिजर्व के रूप में प्रॉफिट रखा है। तो डेबिट साइड में इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है तो डेबिट साइड में वही मदें आएंगी, 20,000 मटेरियल के, 11,600 रुपये वेजेज के, 8,000 रुपये प्लांट के, 6,400 रुपये डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, 4,000 रुपये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के, प्लांट एट साइड 7,200 रुपये, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड 40,000 रुपये प्लस वर्क अनसर्टिफाइड 8,000, 48,000 माइनस प्रॉफिट कैप्ड एज रिजर्व 5,200 रुपये, 42,800 रुपये। अब टोटल करेंगे, टोटल ये आपका 50,000 रुपये दोनों पक्षों का बराबर आ जाएगा। तो दोनों तरीके सही हैं, किसी भी तरीके से हम इनको शो कर सकते हैं। जब बैलेंस शीट में शो करने की स्थिति हो तो बैलेंस शीट में इनको कैसे शो करेंगे ये भी मैं आपको अगले जब हमारा वीडियो बनाएंगे उसमें बताऊंगा कैसे हम जो हमारा बैलेंस शीट है इस बैलेंस शीट में किस प्रकार कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इनको शो करते हैं। जितना हमारे पास मटेरियल बच गया है अभी बैलेंस शीट के अंतर्गत उनको मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, वेजेस जो हमारी उनको शो कर देंगे ये एसेट साइड के अंतर्गत, और लाइफ साइड के अंतर्गत शो करेंगे वैल्यू ऑफ जो हमारी वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड लेस प्रॉफिट एज कैप्ड एज रिजर्व, इतनी वर्क इन प्रोग्रेस के अमाउंट को बैलेंस शीट में हम शो करेंगे। यानी जो बैलेंस शीट के एसेट साइड है उसमें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, इसमें कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड जोड़ दीजिएगा और प्रॉफिट राशि कम कर दीजिएगा वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें से जितनी राशि हमको मिल चुकी है कैश रिसीट वो कम कर दीजिएगा। उदाहरण के लिए यदि वर्क सर्टिफाइड हमारा जैसे इस क्वेश्चन में 40,000 था, अनसर्टिफाइड 8,000 था तो 48,000, प्रॉफिट रिजर्व हमने 5,200 कर दिया तो हमारे पास में 42,800 वर्क इन प्रोग्रेस। इसमें से आपको 75% पैसा मिल चुका है तो लेस कैश रिसीट बाय कॉन्ट्रैक्टी फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी
इसमें से कम कर दीजिएगा, शेष अमाउंट असेट साइड के में शो की जाएगी। थैंक यू।